सीबीआई की टीम आज एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर पहुंची थी। सीबीआई की टीम 2 गाड़ियों में करीब 8 अधिकारी यहां पहुंचे थे राबड़ी आवास में और यहां पे पूछताछ शुरू हुई थी। जब सीबीआई की टीम यहां पहुंची थी, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आवास से निकल चुके थे। उन्हें बजट सत्र में हिस्सा लेना था और राबड़ी देवी अकेली थी और वहाँ पे उनसे करीब 10 बजे से लेकर 2:30 बजे दिन तक सीबीआई के अधिकारियों ने पूछताछ की। इस दौरान उनके जो उनके जो वकील हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे और वहाँ उनके साथ जो पूछताछ शुरू हुई। उसके बाद बताया जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब स्कीम में ये पूछताछ शुरू हुई है, जिसमें 15 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सम्मन दिया था और इस सम्मन में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती सहित 16 आरोपियों को वहाँ शामिल होना था। लेकिन उससे पहले ये सीबीआई ने ये पूछताछ की। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि खुद राबड़ी देवी ने कहा था कि उनसे उनके आवास में ही पूछताछ की जाए और उसके बाद सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी कि जिस दौरान पूछताछ की जा रही थी बाहर काफ़ी गहमागहमी रही थी। भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे, जिसको देखते हुए सिक्योरिटी के भी पूरे इंतजाम किए गए थे। काफ़ी तादाद में यहाँ सिक्योरिटी लगाए गए थे क्योंकि कार्यकर्ताओं का यहाँ जमावड़ा हो चुका था। कैमरामैन ऋषिनाथ के साथ अमिताभ ओझा, पटना न्यूज़ 24। एक तरफ लालू राबड़ी आवास पर सीबीआई की टीम राबड़ी देवी से पूछताछ कर रही है तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति अचानक गर्म हो गई है। महागठबंधन के नेताओं की माने तो उनका आरोप है कि केंद्र सरकार सरकारी एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जैसे ही सीबीआई की टीम ने लालू राबड़ी आवास पर दस्तक दी, आवास के बाहर काफी हलचल बढ़ गई। काफी संख्या में आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता आवास पर पहुंचने लगे। आवास के बाहर कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। आरजेडी के नेता राबड़ी देवी के पूछताछ से काफी नाराज थे। उनका कहना था कि देश में विपक्षी एकता जो बन रही है उससे बीजेपी बौखला गई है और उसको लेकर सरकारी एजेंसी का बेजा इस्तेमाल कर रही है। जबकि कांग्रेस का मानना है कि सरकारी एजेंसी के जरिए विपक्ष को डराना चाहती है केंद्र की सरकार। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना न्यूज़ 24। शराब नीति घोटाले मामले में गिरफ्तार हुए मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें, सीबीआई ने शराब नीति घोटाले में 24 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था और इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई थी। आज उनकी कस्टडी खत्म हुई जब सीबीआई ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को एक बड़ी राहत देते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, यानी कि 20 मार्च तक वो अब तिहाड़ जेल में रहेंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से कोर्ट से ये मांग की गई कि भगवत गीता, पेन, डायरी और इसके साथ साथ उनकी जो जरूरी दवाएं हैं वो मुहैया कराई जाए। और जज की तरफ से ये कहा गया कि जो जेल मैनुअल होगा उसके हिसाब से जेल प्रशासन इस पूरे मामले में अपनी जो परमिशन है वो दे सकता है। ऐसे में एक बड़ी राहत मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाले मिली है कि अब 10 मार्च को उनके बेल एप्लीकेशन पे इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या उनको 10 मार्च को बेल मिल जाती है या नहीं, या फिर उन्हें 20 मार्च तक तिहाड़ जेल में ही रहना होगा। धीरज सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में उमेशपाल हत्याकांड में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसी कड़ी में आज इलाहाबाद में एक और एनकाउंटर किया गया। एनकाउंटर उसका किया गया जिसने उमेशपाल को पहली गोली मारी थी। हत्याकांड में आरोपी उस्मान की प्रयागराज पुलिस के साथ कौंधियारा इलाके में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में उस्मान घायल हो गया। घायलावस्था में उसे प्रयागराज के स्वरूप रानी अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस इस हत्याकांड में एक और आरोपी का एनकाउंटर कर चुकी है। ये इस मामले का दूसरा एनकाउंटर है। प्रयागराज पुलिस ने आरोपी अरबाज का एनकाउंटर किया था। एनकाउंटर में अरबाज घायल हो गया था और फिर उसकी मृत्यु हो गई थी। घटनाक्रम में क्रेटा गाड़ी का जो इस्तेमाल किया गया था उसे अरबाज ही चला रहा था। अरबाज अतीक अहमद के बेटे का ड्राइवर बताया जाता है। आपको बता दें कि 24 फरवरी 2023 को उमेशपाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 कांस्टेबलों की भी मौत हो गई थी। उसमें आरोपी अतीक अहमद और उसके बेटे को बनाया गया है, जिसको लेकर धरपकड़ चालू है। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24। उमेशपाल हत्याकांड में हत्यारों की तलाश में यूपी पुलिस ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। जानकारी के मुताबिक कई राज्यों में तकरीबन 50 ठिकानों पर यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम ने छापेमारी की है। दरअसल प्रयागराज के बहुचर्चित उमेशपाल हत्याकांड के मामले में यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम यूपी के अलावा बिहार, नेपाल, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लगातार दबिश दे रही है। यूपी के डीजीपी डीएस चौहान ने इस हत्याकांड पर जानकारी देते हुए कहा कि मुख्य आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद, अरमान, गुड्डू मुस्लिम, मोहम्मद गुलाम और सब्बीर पर इनाम की राशि को 50-50 हजार रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है। जो भी इसकी जानकारी देगा उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा।
हालांकि यूपी पुलिस की तरफ से इस बात का लगातार दावा किया जा रहा है कि जल्द ही इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन खास बात ये भी है कि इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज 24। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन पर दिए अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। राहुल गांधी ने पहले बयान दिया था कि चीन एक शांतिप्रिय देश है, लेकिन अब लंदन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार चीन से खतरे को नहीं समझती है। केंद्र में एनडीए सरकार पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के खतरे को नहीं समझते हैं। केवल यही नहीं, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को जोड़ते हुए कहा कि किसी ने भी भारतीय क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। ये बयान चीनियों के लिए एक निमंत्रण है कि वे इसे फिर से कर सकते हैं। राहुल गांधी ने लंदन में भारतीय पत्रकार संघ के सदस्यों के साथ बातचीत में वायनाड सांसद ने यह भी कहा कि वह भारतीय विदेश नीति का समर्थन करते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत की स्थिति के संबंध में इससे बड़ी कोई असहमति नहीं है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी कोई मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ते, लेकिन बीजेपी और सरकार लगातार चीन के प्रति नरमी बरतने का आरोप राहुल गांधी पर अक्सर लगाती रहती है। कैमरा पर्सन अभयनाथ के साथ अरुण कुमार, दिल्ली, न्यूज 24। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। एक कार्यक्रम में कहते हुए उन्होंने बात कही है कि अंग्रेजों के आने के पहले इस देश में 70% लोग साक्षर थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद जिस तरीके से शिक्षा का व्यवसायीकरण हुआ उसने बहुत कुछ इस क्षेत्र में खराब कर दिया है। मोहन भागवत रविवार को करनाल में श्री आत्म मनोहर जैन आराधना मंदिर पहुंचे थे। यहाँ एक मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही आम लोगों के लिए बहुत दुर्लभ हो गया। उन्होंने कहा अंग्रेजों के इस देश में हावी होने से पहले देश की 70% जनसंख्या शिक्षित थी। भागवत ने कहा हमारे यहाँ शिक्षक सिखाता है, सबको सिखाता है, उसमें वर्ण और जाति का भेद नहीं था। यहाँ तक कि शिक्षा सबको मिलती थी। गाँवों में जाकर शिक्षक सिखाता था, वो अपना पेट भरने के लिए नहीं सिखाता था, बल्कि सिखाना उसका कर्तव्य था। गांव उसकी आजीविका की चिंता करता था। भागवत ने कहा कि आज शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों का ही व्यापार बन गया है। पहले हर चीज को व्यापार के तौर पर नहीं देखा जाता था। ऐसा नहीं है कि आरएसएस ने पहली बार शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि सरकार एक नई शिक्षा नीति लेकर के आई है, जो इस सरकार का एक बहुत बड़ा एजेंडा भी है। कैमरामैन अमित राय के साथ प्रशांत देव, न्यूज 24, दिल्ली। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य निर्धारित कर मैदान में उतरी भारतीय जनता पार्टी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी साथ मिल गया है। संघ के तमाम अनुषंगिक संगठन बीजेपी सरकार और संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की साझा बैठक में जो कार्यक्रम तय किया गया, उसके मुताबिक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, अधिवक्ता परिषद, सलाहकार भारती और शैक्षिक महासंघ जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम अनुषंगिक संगठन मिलकर मैदान में उतरने जा रहे हैं। संघ और बीजेपी का यह साझा कार्यक्रम होली के बाद जल्द ही शुरू हो जाएगा। बीजेपी संगठन के कार्यकर्ता और संघ के स्वयंसेवक आम जनता तक पहुंचकर उनका फीडबैक सरकार तक पहुंचाएंगे, जिसके आधार पर जीत की रणनीति तय की जाएगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। लोकसभा चुनाव में अभी थोड़ा वक्त बचा हुआ है, लेकिन बीजेपी जी जान से वोटरों तक पहुंचने की कवायद में लगी हुई है। तमाम कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं, लेकिन अब एक नया कार्यक्रम बीजेपी शुरू करने जा रही है, घर घर जोड़ो अभियान। ये अभियान शेड्यूल कास्ट के स्तर पे घूमता रहेगा, उसके आसपास रहेगा। देश भर में 84 सीटें हैं जो एससी के लिए रिजर्व हैं या एससी जहां प्रभाव रखती है। वैसे में 84 में से 46 सीट बीजेपी के पास है, लेकिन बीजेपी इस आंकड़े को 70 के आसपास ले जाना चाहती है। एक एक तिनके को जोड़कर 303 तक पहुंची बीजेपी अब चाहती है कि 350 प्लस का आंकड़ा उसके पास हो। इस लिहाज से लगातार प्रयास शुरू किए गए हैं और बीजेपी ने उसको नाम दिया है बीजेपी का वोटोनॉमिक्स। वोटोनॉमिक्स यानी कि 17% एससी जो वोटर्स हैं उन तक पहुंचने के लिए ये नया अभियान जल्द ही अब शुरू होने वाला है। कैमरामैन दीपक दुबे के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24, दिल्ली। शराब घोटाले को लेकर एक बार फिर बीजेपी एक्शन में है और आज दिल्ली की 70 विधानसभाओं में बीजेपी दिल्ली सरकार के घोटालों का पर्दाफाश करने के मद्देनजर होलिका दहन कर रही है। और देखिए किस तरीके से पुतले फूके जा रहे हैं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्रियों के पुतले यहाँ पर फूके जा रहे हैं। दिल्ली के हनुमान मंदिर के पास ये जो होलिका दहन है वो किया जा रहा है और यहाँ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी करते हुए दिल्ली की तमाम 70 विधानसभाओं में कुछ इस तरह के पुतले जो हैं होलिका दहन के तौर पे वो करे जा रहे हैं और साफ तौर पर अलग अलग विधानसभाओं में अलग अलग मुद्दों को लेकर लगातार बीजेपी का ये आरोप है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसको लेकर बीजेपी होलिका जो है वो यहाँ पर दहन करती नजर आ रही है। कैमरामैन कालीकांत झा के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ चैनल। शराब नीति घोटाले को लेकर भाजपा और कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी को घेरने की पुरजोर कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से अपने दफ्तर के बाहर सैकड़ों की संख्या में पोस्टर लगाए गए, जिसमें साफ तौर पर यह दर्शाने की कोशिश की गई कि किस तरह से सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यही वजह है कि पोस्टर में साफ तौर पर यही लिखा हुआ पाया गया कि जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा हमला आम आदमी पार्टी को लेकर लगाया गया है। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में जो पोस्टर लगाए गए उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि किस तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में हैं। जेल की सलाखें पोस्टर में बनाई गई थी और शब्दों में लिखा था कि जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही है। अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि मनीष सिसोदिया शिक्षा नीति को लेकर दिल्ली में जिस तरह से विकास कर रहे थे, बच्चों की शिक्षा हो या फिर स्कूलों के जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे, उसी को दबाने के लिए, विकास के कार्य को रोकने के लिए सीबीआई को मनीष सिसोदिया के पीछे लगाया गया। पॉलिटिकल वॉर लगातार इस पूरे मामले में जारी है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ रिपोर्ट, दिल्ली। महंगाई को लेकर भोपाल में महिला कांग्रेस जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। सड़क पर आप देखिए किस तरह से विरोध किया जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर सिलेंडर लेकर ठेले पर यहाँ पर जो देख सकते हैं तस्वीरों में, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं ओमिका मेहरोत्रा वो हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा की तमाम जो कांग्रेस की कार्यकर्ता है वो यहाँ पर नजर आ रही हैं। देखिए इस तरह से, जिस तरह से जो महंगाई की देखने को मिल रही है, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर देखा जा सकता है किस तरह से किया जा रहा है। और तमाम जो मध्य प्रदेश में महिला कांग्रेस की जो नेता है वो हाथ में झंडे लेकर यहाँ पर देख सकते हैं ठेले पर यहाँ पर सिलेंडर के जरिए थाली बजाते हुए विरोध किया जा रहा है। जिस तरह से महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर है बीजेपी सरकार पर। हाल ही में जो गैस सिलेंडर के दाम भी 50 रुपए बढ़े हैं, उसके बाद अब यहाँ पर महिला कांग्रेस का यहाँ पर विरोध शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। तमिलनाडु में हो रहे बिहारी मजदूरों पर उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ दिल्ली वाया पटना टू चेन्नई राजनीति का दौर जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज चेन्नई में बिहारी मजदूरों से मुलाकात की और उन्हें हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। इस मौके पर चिराग पासवान ने बाकायदा हेल्पलाइन 3 हेल्पलाइन नंबर जारी किए और इसमें उन्होंने सांत्वना दी कि अगर बिहार के किसी भी मजदूर को तमिलनाडु के अलग अलग इलाकों में अगर उन्हें दिक्कत हो रही है, उन्हें टारगेट कर उन पर अत्याचार किए जा रहे हैं, तो आप उनके दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर फ़ोन करें। उनकी तरफ से, उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से इसको लेकर त्वरित कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सुरक्षित निकाला जाएगा। जबकि तमिलनाडु की तरफ से कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया और मीडिया में इस तरीके के भ्रामक खबरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तमिलनाडु में रह रहे बिहार के तमाम मजदूर और कामगार सुरक्षित हैं और उन्हें कोई खतरा नहीं है। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा का सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सत्र की शुरुआत जोरदार हंगामे तरीके से हुई है। और जिस तरह से देखें कि सत्र के दौरान हमेशा से पश्चिम बंगाल के विधानसभा में कई मुद्दों को बीजेपी पार्टी उठाती है। सुरक्षा की व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किया गया है और तमाम जो यहाँ पे विधायक है बीजेपी के हो, टीएमसी के विधायक को इस समय विधानसभा के सत्र चल रही है। और जिस तरह से बाहर की यदि बात किया जाए तो पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद किया गया है। बाकायदा देखिए हर किसी का यहाँ पे चेकिंग करके विधानसभा के अंदर जाने दिया जा रहा है। तो कह
सकते हैं कि विधानसभा में बीजेपी पार्टी तमाम पश्चिम बंगाल के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रही है लगातार। जिस तरह से कहे कि पूरा शिक्षा जगत भ्रष्टाचार के आरोप में गिरा हुआ है और वहीं पे जिस तरह से गौ तस्करी के मामले को लेकर अनुव्रत मंडल को दिल्ली भेजने का मामला हो, उस तरह के मुद्दों को बीजेपी पार्टी यहाँ पे उठा रही है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। महाराष्ट्र में 12वीं के पेपर लीक मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने जांच तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 छात्रों को हिरासत में लिया है, जिसमें से एक छात्र दादर इलाके का रहने वाला है। दादर के ही एक स्कूल में परीक्षा के दौरान उस छात्र को पुलिस ने हिरासत में लिया और उसका मोबाइल भी जब्त किया। परीक्षा समाप्त होने के बाद उस छात्र को पकड़ा गया, तब पाया गया है कि उसके मोबाइल में जो वायरल प्रश्न पत्र है वो काफ़ी पहले ही आ गया था। इसके अलावा एक छात्र को अहमदनगर से हिरासत में लिया गया है। दोनों को आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ऐसे ही एक मामले में बुल्ढाना से पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 4 अध्यापक हैं। खास बात यह है कि जब से महाराष्ट्र में 12वीं की परीक्षा शुरू हुई है, 3 प्रश्न पत्र लीक होने के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। केवल दिलीप आवरे के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। दिल्ली नोएडा में रहने वाले लोगों के लिए खुशखबरी। होली से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों को एक राहत दी है और वो बड़ी राहत ये है कि जो लोग अभी तक आश्रम फ्लाईओवर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे और ट्रैफिक की समस्याओं में लगातार जूझ रहे थे, वो अब इससे निजात पा सकते हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरी झंडी दे दी है आश्रम फ्लाईओवर एक्सटेंशन का। यानी जो आम लोग अभी इस रास्ते का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और उन्हें बारापुला और कालिंदी कुछ डाइवर्ट होकर जाना पड़ता था और ट्रैफिक की समस्या से 2-4 होना पड़ता था, अब वो सीधे दिल्ली से नोएडा कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। आपको हम बता दें कि ये जो परियोजना है 2020 में शुरू की गई थी, लेकिन कोविड काल होने की वजह से और प्रदूषण की वजह से भी कई बार इस परियोजना में रुकावटें आई, रोका गया। लेकिन अब पूरी तरीके से ये तैयार है आम लोगों के लिए और उम्मीद यही है सरकार की कि जिसके लिए इसको तैयार किया गया था वो अब ट्रैफिक यहाँ पर नहीं दिखाई देगा और आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलेगी। कैमरा पर्सन प्रहलाद सिंह के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज़ 24। होली का त्योहार आते ही मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। कहीं नकली घी तो कहीं नकली मिलावटी मावा तो कहीं नकली पनीर। त्योहार के मौके पर मिलावटखोर मुनाफा बटोरने में जुट जाते हैं। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त छापेमारी में अलग अलग जिलों से मिलावटखोरों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई की तस्वीरें सामने आई हैं। लखनऊ में चक गजरिया स्थित डेयरी में छापेमारी के दौरान 14 कुंटल एक्सपायरी काजू, 6 कुंटल नकली जेली, गोरखपुर में 1.5 कुंटल नकली परी जो पाउडर से बनाया जा रहा था, कानपुर में नकली मिठाइयों का बनाने का सामान बरामद किया गया, साथ ही उसे जब्त किया गया है। अलीगढ़ में छापेमारी के दौरान मिलावटी पनीर और खोए के सैंपल लिए गए, साथ ही मिलावट सामान बनाने की सामग्री को जब्त किया गया है। अन्य जिलों में भी छापेमारी की जा रही है। इसके अलावा राज्य के सभी खोया मंडियों में भी छापेमारी का दौर जारी है। होली के त्योहार पर रंग में भंग डालने के लिए मिलावटखोर सक्रिय हैं, तो सरकार ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। जिले जिले में छापेमारी का दौर जारी है। ये छापेमारी का अभियान होली तक जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। आज से साल 2023 का कमांडर सम्मेलन नौसेना के तैरते स्वदेशी विमान वाहक पोत पर होने जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना के कमांडरों को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री के अलावा प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख VR चौधरी सम्मेलन में शामिल होंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य तीनों सेनाओं के बीच समान संचालन के लिए वातावरण तैयार करना, देश की रक्षा और राष्ट्रीय हितों को लेकर आपसी तालमेल करना और त्वरित कार्रवाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। समुद्र में स्वदेशी विमान वाहक पोत पर इस सम्मेलन के पहले चरण के आयोजन को चीन के खिलाफ भारत की रणनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है, क्योंकि पड़ोसी देश हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। माना जा रहा है कि सम्मेलन में चीन के खिलाफ कोई ठोस रणनीति तैयार हो सकती है। आपको बता दें कि अरब सागर के आसपास चीन की तरफ से लगातार पेट्रोलिंग किया जा रहा है। हालांकि नौसेना पूरी तरह से चौकन्ना है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड भी पूरी तरह से चौकन्ना और हमें उसके उकसाने पर उतावला नहीं होना है। कैमरा पर्सन अजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 दिल्ली। होली का
पावन त्योहार है और पूरा देश होली के रंग में रंगा नजर आ रहा है। न्यूज़ 24 पहुंचा है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। यहाँ पर आप बीएसएफ के जवानों को देखिए, ऑफिसरों को देखिए कैसे होली के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। जवान ऑफिसर जो है बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, होली की एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जो आपने अक्सर देखी होंगी भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। चाहे कोई भी त्योहार हो, इसी तरह से गर्मजोशी के साथ जवान ऑफिसर मनाते हैं, अपने घरों से दूर है, बावजूद इसके हर त्योहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, गुलाल एक दूसरे को लगाया जा रहा है। चाहे होली हो, दीपावली हो, दशहरा हो, ईद हो, हर त्योहार जो है ये जवान ऑफिसर भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर मनाते हैं। ये भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्यूटी भी दे रहे हैं और होली का पावन त्योहार भी बहुत ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा, हीरानगर सेक्टर। महाराष्ट्र के येवला के एक किसान कृष्णा डोंगरे ने अपने ही 1.5 एकड़ के प्याज के खेत में आग लगा दी और होली का उत्सव मनाया। महाराष्ट्र में किसान इस समय बद से बदतर हालात उनके हो चुके हैं क्योंकि प्याज की जो कीमतें हैं वो लगातार गिर रही है। किसानों से प्याज महज 2 से 3 रुपए प्रति किलो खरीदी जा रही है, लेकिन वही प्याज आम आदमी को मार्केट में 20 से 25 रुपए किलो बेची जा रही है, जिससे किसान काफी ज्यादा परेशान है। सिर्फ नासिक नहीं, महाराष्ट्र की सभी एपीएमसी मंडियों में लगातार प्याज की कीमतें गिर रही है, लेकिन अब तक किसानों के हाथ में कुछ नहीं आया है, जिससे महाराष्ट्र का किसान अब टूट चुका है। कैमरामैन अखिलेश सिंह ठाकुर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24, मुंबई। दशकों के बाद कश्मीर घाटी में पर्यटन उद्योग एक बार फिर से तेजी के साथ रफ्तार पकड़कर आगे बढ़ रहा है। इसकी शुरुआत पिछले 2 वर्षों में तब हुई थी जब सुरक्षा व्यवस्था कश्मीर घाटी में बेहतर होने लगी और उसी के साथ पर्यटकों का जमावड़ा कश्मीर घाटी में लगने लगा और इसके साथ साथ जो बॉलीवुड, टॉलीवुड और दूसरे फिल्मकार है वो भी कश्मीर घाटी का दोबारा से रुख करने लगे। जनवरी और फरवरी कश्मीर घाटी पर्यटकों से खचाखच भरा रहा और इन 2 महीनों के भीतर कश्मीर घाटी में देश विदेश से 2,50,000 से ज्यादा पर्यटक यहाँ पहुँचे और जो पिछले 2 वर्षों के दौरान कश्मीर घाटी में 200 के करीब बॉलीवुड, टॉलीवुड, वेब सीरीज और दूसरे फिल्मकारों को परमिशन मिले थे शूटिंग के लिए, वो शूटिंग्स भी लगातार चल रही है। कैमरामैन नजूर रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात जाहिर की है। अमिताभ बच्चन ने अपने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए ये लिखा है कि पिछले दिनों वो हैदराबाद में अपने आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान घायल हो गए हैं। जी हां, इस शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन के पसलियों में चोट आई थी, जिसके बाद उन्हें जल्द से जल्द हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां पे उनका CT स्कैन हुआ और उसके बाद उन्हें रेस्ट लेने के लिए उन्हें हिदायत दी गई है। अमिताभ बच्चन फिलहाल अपने मुंबई स्थित जलसा बंगलो पे हैं, जहां पे वो फिलहाल आराम कर रहे हैं और उन्होंने अपने सारे वेल विशर्स और फैंस को भी कहा है कि वो आगामी कई दिनों तक अपने फैंस को वो घर से बाहर निकल के ग्रीट नहीं कर पाएंगे। कैमरा पर्सन अंचल के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, न्यूज़ 24, मुंबई। पंजाब के तरनतारन साहिब के गोविंदवाल सेंट्रल जेल में जिस तरह से गैंगवार होती है और उसमें 2 गैंगस्टर मारे जाते हैं, लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के बीच जमकर लड़ाई झगड़ा होता है और उसके बाद तुरंत ही जो गैंगस्टर होते हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, तो वहीं पर वीडियो बनाया जाता है और वीडियो बनाने के बाद उसको काफ़ी भद्दी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है और उसको वायरल कर दिया जाता है, जिसके बाद पंजाब सरकार, जबकि शुरू से ही गैंगस्टरों और जो गैंगस्टरों का नेक्सस है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के मूड में दिखाई देती है और वहीं पर इन गैंगस्टरों के खिलाफ भी सरकार द्वारा मामला दर्ज कर लिया जाता है और वहीं पर जेल अधिकारियों के खिलाफ भी
जो मामला दर्ज करने के बाद 5 अधिकारियों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। ये पंजाब सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है और आने वाले समय में जिस तरह से जेलों के अंदर में गैंगस्टरों का नेक्सस है उसको तोड़ने के लिए सरकार ने काफ़ी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। कैमरामैन इंद्रजीत के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। जयपुर के पोश इलाके में स्थित एक बैंक में दिन दहाड़े 10 लाख रुपए की लूट कर ली गई। दरअसल 2 लोग नकाब में इस बैंक में आए थे और इंडियन ओवरसीज के बैंक में अंदर घुसने के बाद उन्होंने हथियारों के नोक पर 10 लाख रुपए कैशियर से ले लिए। खास बात यह थी कि जाते जाते उन्होंने बैंक में मौजूद ग्राहक और कर्मचारियों के पास स्थित मोटरसाइकिल भी ले गए और बाकायदा उनका हेलमेट पहनकर यहाँ से रवाना हो गए। सुबह करीब 9:45 की ये घटना और 5 मिनट के अंदर 2 लोगों ने इस पूरी घटना को वारदात दिया और इसी मुख्य द्वार से बाहर निकलकर वे फरार हो गए। इसके बाद पूरे जयपुर में नाकाबंदी कर दी गई है। इन दोनों लोगों की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। हालांकि नकाब पहने रखे जाने के कारण उनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे, लेकिन जगह जगह सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे के जरिए पुलिस अब इन दोनों नकाबपोश लुटेरों की तलाश कर रही है और कोशिश की जा रही है कि आखिरकार ये लोग कौन थे और किस तरह इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। दिन दहाड़े इस तरह की घटना होती है तो निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठने लग जाते हैं। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।